देख रहे हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। आज की शुरुआत करेंगे दतिया से, जहां विधानसभा उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार थम चुका है। इसके बाद रुक करेंगे भिलाई का, जहां भाजपा ओबीसी मोर्चा के संभाग स्तरीय प्रबुद्धजन सम्मान एवं कार्यकर्ता सम्मेलन में विकसित भारत 2047 के संकल्प को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया गया। बुलेटिन में आगे दिखाएंगे इंदौर की अनूठी पहल, जहां देश की पहली ट्रैफिक बस लाइब्रेरी की शुरुआत कर लोगों को सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करने का अभियान शुरू किया गया। और अंत में बात करेंगे कबीरधाम की, जहां आईपीएस अधिकारी जितेंद्र कुमार यादव ने नए पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यभार संभालते हुए कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा और साइबर अपराधों पर प्रभावी कार्यवाही को अपनी प्राथमिकता बताया। आइए शुरुआत करते हैं पहली खबर से। दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार थम चुका है। अब 30 जुलाई को जिले के 291 मतदान केंद्रों पर मतदान कराया जाएगा। स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। जिले के 2,20,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। संवेदनशील मतदान केंद्रों पर माइक्रो ऑब्जर्वर, सीआरपीएफ, वेबकास्टिंग और सीसीटीवी के माध्यम से विशेष निगरानी रखी जाएगी। वहीं गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मां पीताम्बरा पीठ में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए भी प्रशासन ने विशेष व्यवस्थाएं की हैं। दिनांक 30 जुलाई है, उसके मद्देनजर आज 28 जुलाई शाम 6 बजे से पूरे के पूरा प्रचार प्रसार बंद किया जाएगा, जो कि 6 अभी बजने वाले। और उसके बाद जो चुनाव प्रसार की कोई भी गतिविधियाँ अभी अनुमति नहीं है। हमारे पास कुल 291 मतदान केंद्र है, 2,20,000 हमारे पास मतदाता है और मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा। कुल हमारे पास 320 मतदान दल है, जो कि हम एक्स्ट्रा में लेके चलते हैं। कुल मतदान कर्मी हमारे 1280 है और इसमें से कोई भी मतदान कर्मी दतिया विधानसभा का नहीं है। माइक्रो ऑब्जर्वर जो सभी क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन पे चेक करेंगे वो हमारे 215 है, ये पूरी नज़र बनाए रखेंगे। ईवीएम वीवीपैट सेट हमारे पास 441 है। रिजर्व हमारे पास 51 बैलेट यूनिट माने बीयू, 104 कंट्रोल यूनिट और 81 वीवीपैट है। सभी राजनीतिक दलों की इसकी जानकारी दे दी गई है। अगर कोई चुनाव के समय खराब होता है तो उसको बदला जाता है। तो ये हमारे जो सेक्टर मजिस्ट्रेट है उनके पास रिजर्व मशीनें रहेगी, ताकि अगर किसी भी मतदान केंद्र में खराब होगा तो तत्काल वहाँ पहुँच पाए। प्रत्येक मतदान केंद्र पे सीआरपीएफ के 4 जवान तैनात किए गए। ये कम से कम है। जितने ज़्यादा मतदान केंद्र एक स्कूल में होंगे उतने ज़्यादा पुलिस अधिकारी तैनात किए गए हैं। सीआरपीएफ के साथ साथ मध्य प्रदेश पुलिस, एसएएफ सभी को तैनात किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था हेतु केंद्रीय बल के जवान के साथ साथ हमारे भी मध्य प्रदेश पुलिस फोर्स के भी जवान लगे हुए हैं। हमारे पास क्रिटिकल मतदान केंद्र कुल 233 है और वनरेबल 28 मतदान केंद्र हैं। सभी मतदान केंद्रों में एवं 12 प्रमुख नाकों पे सीसीटीवी के जरिए वेबकास्टिंग की जा रही है। 80 मतदान दल हमारे पास है और 36 सेक्टर अधिकारी वाहनों पर जीपीएस ट्रैकिंग की सुविधा है। जो हमारे सेक्टर अधिकारी हैं उनकी जो गाड़ियाँ रहेगी उसमें जीपीएस ट्रैकिंग रहेगी, क्योंकि उसमें ईवीएम जो रिजर्व वाले ईवीएम होते हैं वो उनके पास रहेंगे। 85+ और दिव्यांग मतदाताओं हेतु होम वोटिंग की सुविधा उपलब्ध की गई है और उसके तहत हमारे पास कुल 86 मतदान के लिए थे, उसमें से 85 लोगों ने मतदान किया है, एक ने मतदान नहीं किया है। एफएसटी एसएसटी द्वारा अब तक 98 लाख की नगद, 1685 ग्राम चांदी और 8.5 ग्राम सोने के आभूषण जब्त किए गए। आचार संहिता उल्लंघन में 6 प्रकरणों में एफआईआर दर्ज की गई है। मतदान सामग्री कल माने 29 जुलाई को सुबह प्रातः 5 बजे से समाप्ति तक सामग्री वितरित की जाएगी और मतदान वापसी माने मतदान सामग्री वापसी 30 जुलाई को शाम 6 बजे से जब तक की वापस आती है तब तक की जाएगी। मतदान दलों की आवागमन हेतु कुल 68 बसेस के रूट चिन्हित किए गए हैं और जब स्ट्रॉन्ग रूम बंद किया जाएगा वो जो राजनीतिक पार्टी है उनकी उपस्थिति में बंद किया जाएगा। अभी आचार संहिता के उल्लंघन में जो भी लगातार कार्रवाई की गई है वो कराई जा रही है। इसके साथ साथ क्योंकि 2 दिन पहले माने परसों का चुनाव है, तो कल सभी ग्रामीण पे, शहर पे, जहाँ भी चुनाव होना है सभी जगह पे सख्त पुलिस की और प्रशासन की नज़र रहेगी। जो भी लुभावने चीज़ें अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी करती है तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। जैसे आपने ये सारे आंकड़े बताए, ऐसे दतिया में कितने लोग आपने जस्टिफाई किए जो बाहर से आए हैं और अंदरूनी चुनाव प्रचार के लिए अभी भी गांव में मौजूद हैं, उनको बाहर निकालने की क्या व्यवस्था बनाई है?
ये राजनीतिक दलों का जो भी राजनीतिक दल होते हैं उनके सभी के सभी जो चुनाव प्रचार के स्टार प्रचारक होते हैं या उनके साथ लोग आते हैं वो चुनाव की प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन T-2 माने 48 घंटे के पहले माने आज 28 जुलाई शाम को 6 बजे के पहले उनको सभी की सभी चीज़ें छोड़ के विधानसभा छोड़ के बाहर जाना होता है। तो जैसे ही 6 बज जाते हैं उसके बाद हम हर गांव में, हर होटल, हर जो भी रहने की सुविधा है जहाँ भी प्राइवेट व्यक्ति रह सकता है प्राइवेट घर छोड़ के, वहाँ हम चेकिंग करते हैं। और आज लगभग 4 बजे से पुलिस द्वारा लगातार होटलों की चेकिंग की जा रही है और होटलों को हमने ये भी समझाइश दी है कि अगर सुविधा हो तो होटल सीधा सीधा लॉक करके बंद रखें ताकि हमें चेक करने की ज़रूरत ना पड़े। एक बार चेक हो जाए तो फिर से चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर होटल बंद रहेंगे। अगर कोई धर्मशाला भी है उनको भी बंद कराए। अभी हमारे पास शिकायत आई थी कि धर्मशाला सोनागिर में और कहीं लोग रुके हुए हैं तो उनको भी चेक किया जा रहा है, तो कहीं भी किसी को अनुमति नहीं है। हाँ, एक चीज़ और ज़रूर बताओ, कल गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा में माँ पीतम्बरा मंदिर में बाहर के व्यक्ति पूजा करने आते हैं, लेकिन वहाँ भी उनको सख्त हिदायत दी है कि आप पूजा करके जा सकते हैं जो भी व्यक्ति आएंगे, लेकिन कहीं भी उनको रुकने के लिए अनुमति नहीं है। और क्योंकि आचार संहिता जारी है तो मंदिर से सीधा उनको अपने नेशनल हाईवे से बाहर जाने की ही इतनी अनुमति मिलेगी, लेकिन कहीं भी और जाने की अनुमति उनको नहीं। अति संवेदनशील नहीं होता है, उसमें सिर्फ क्रिटिकल और वनरेबल होते हैं जो इलेक्शन कमीशन के, जैसे जिसको मैंने बताया क्रिटिकल हमारे पास 233 है और वनरेबल हमारे पास 28 मतदान है। एक और सवाल है, आपने अभी एक बात बताया था, आपने कुछ गोल्ड, चांदी और कैश जब्त किया है, किस व्यक्ति ने किया है उसको? ये पूरी जानकारी मेरे पास नहीं है, ये तो मीडिया में हमने समय पे की है, समाचार निकाले हैं इसकी ब्रीफिंग। नाम जस्टिफाइड हो वो आप मीडिया में दिए हुए हैं, ये ब्रीफिंग है। हाँ, और कोई सवाल? दतिया से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। दतिया विधानसभा उपनिर्वाचन 2026 के लिए मंगलवार शाम 6 बजे चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद जिला प्रशासन और पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्वप्निल वानखड़े तथा पुलिस अधीक्षक मयूर खंडेलवाल के नेतृत्व में निकाले गए मार्च का उद्देश्य मतदाताओं में सुरक्षा का विश्वास कायम करना और असामाजिक तत्वों को कानून व्यवस्था बनाए रखने का संदेश देना था। फ्लैग मार्च भैरव मंदिर से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए पुलिस लाइन पहुंचकर संपन्न हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। प्रशासन ने कहा कि विधानसभा उपचुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं तथा सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया गया है। चुनाव का प्रचार प्रसार समाप्त हुआ है 6 बजे के बाद। अब कल का दिन है और उसके बाद परसों चुनाव संपन्न किया जाएगा। कल सभी पोलिंग पार्टियां अपने अपने मतदान केंद्र में पहुंचेगी। उसको ध्यान में रखते हुए आज पूरे शहर में और अलग अलग कस्बों में भी आज फ्लैग मार्च निकाला गया ताकि शांति व्यवस्था बनाए रखे जाए और कोई भी ऐसे एलिमेंट जो शांति व्यवस्था को भंग कर सकते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कल सभी जगहों पे हमारे सभी ग्रामीणों में जो दतिया विधानसभा में आती है सभी में फ्लैग मार्च निकाला जाएगा जहाँ उनकी फोर्स से और साथ ही में हर होटल में चेकिंग चालू है ताकि किसी भी होटल में बाहर का कोई भी व्यक्ति ना रहे और सभी ऐसे व्यक्ति जो बाहर से आए उनसे निवेदन किया जाता है कि आप दतिया विधानसभा के बाहर तुरंत चले जाएँ। 40 घंटे का पीरियड शुरू हो गया है जब मतदाता को ये समय मिलता है सोचने को कि मुझे मतदान किस राजनीतिक दल को देना है और संदर्भ में जितना भी राजनीतिक दल प्रचार प्रसार करना बंद कर देते हैं और उनको वापस भेज दिया जाता है जो यहाँ पर दतिया में वोट नहीं है सभी लोग। और इस संबंध में लगातार पुलिस ने 6 बजे के बाद से अपना सारे के सारे राजनीतिक दल को इंश्योर किया है कि वो यहाँ पर ना रहे। और इसके अलावा जितने भी होटल हैं, धर्मशाला हैं, लॉजेस हैं, सभी की चेकिंग की जा रही है, चाहे वो प्रेजेंस के संबंध या फिर कोई कैश सीजर या फिर किसी से चीज़ से पूरा देहात और शहर में लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसके संबंध में आज जैसे ही 6 बजे हम लोगों ने एक के बाद फ्लैग मार्च निकाला, कलेक्टर साहब और मैंने हम लोगों ने लगभग 700-800 फोर्स के साथ पूरे CAP कंपनीज़ के साथ एक बड़ा फ्लैग मार्च निकाला। साथ ही जितनी भी CAP कंपनीज़ हैं वो मतदान केंद्र को चेक करके पहुँचेंगी और अपने अपने बूथ पर पहुँचेंगे हैं और वहाँ का जो लोकल एरिया है उसको भी लगातार मॉनिटर करेंगे और वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं लोकल लोगों से संपर्क करके कि कोई ऐसे संदिग्ध हो जो मतदान को प्रभावित कर सके या मतदाता
सभी लोगों का जो भी चिन्हित किया जा रहा है उनकी जानकारी हमारे तक पहुँचाई जा रही है, जिसके संबंध में जो भी ऐसे लोग बदमाश हैं सभी पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई और यदि आवश्यकता पड़ रही है तो अपराध पंजीबद्ध कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जितने भी इंटर स्टेट इंटर डिस्ट्रिक्ट नाके हैं SST की टीम है उनको और भी मजबूत कर दिया गया है और चेकिंग और बेहतर की जा रही है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पीरियड होता है और हमारा उद्देश्य यही है और जिला प्रशासन की कि जो मतदाता है वो भयमुक्त वातावरण में मतदान कर सके। संवेदन और अति संवेदनशील मतदान के लिए सभी पर CAPF की तैनाती है। आपको देखने को मिलेगा कि लगभग सभी मतदान केंद्र पर CAPF बल मौजूद रहेगा और साथ में जो पुलिस बल है उसको रिफोर्स करेगा और जो हमारी पुलिस की गाड़ियाँ हैं जो पेट्रोलिंग करेंगी वो अधिक से अधिक संख्या में किसी भी कीमत पर हमारा तुरंत रिस्पॉन्स सुनिश्चित करेगा कि मतदान। दतिया से सीनू संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। भिलाई में होटल चौहान इंपीरियल में भाजपा ओबीसी मोर्चा के तत्वाधान में संभाग स्तरीय प्रबुद्ध जनसम्मान एवं कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय ने विकसित भारत 2047 के संकल्प को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान करते हुए कहा कि देश और प्रदेश के विकास में ओबीसी समाज की महत्वपूर्ण भूमिका है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने की अपील की। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि ओबीसी वर्ग प्रदेश की राजनीतिक दशा तय करने में अहम भूमिका निभाता है और प्रत्येक कार्यकर्ता को भाजपा के पक्ष में सकारात्मक माहौल बनाने के लिए सक्रिय रहना चाहिए। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी, गजेंद्र यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष जगन्नाथ पाणिग्राही सहित अनेक जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस अवसर पर पिछड़ा वर्ग के प्रबुद्ध जनों का शॉल एवं श्रीफल देकर सम्मान किया गया। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा मोर्चा द्वारा दुर्ग संभाग सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे पूरे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के समस्त नेता कार्यकर्ता तो उपस्थित हुए हैं। इसके साथ पिछड़े समाज के जो सामाजिक प्रमुख है और भिन्न भिन्न क्षेत्रों में नाम रोशन किए हैं, ऐसे सब लोगों को सम्मान किया जा रहा है। तो सम्मेलन होने के नाते सब आए हैं और इकट्ठा होकर के कि पिछड़े समाज को कैसे और उत्थान किया जाए और राष्ट्र निर्माण में समाज का कैसे योगदान हो, उसका चिंतन चल रहा है। आज दुर्ग संभाग का प्रबुद्ध वर्गों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया था। इसमें प्रबुद्ध वर्ग के लोगों का सम्मान किया गया है। इसके लिए मैं ओबीसी मोर्चा की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज ओबीसी समाज का एक प्रधानमंत्री देश के विशेष रूप सेवा कर रहा है, इसका भी संकल्प यहाँ पे ओबीसी मोर्चा के लोगों ने लिया और कांग्रेस ने तो 50 साल से अधिक समय तक मौका मिला था, एक भी ओबीसी समाज के व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री नहीं बनाया। तो आज ऐसी स्थिति में जब तरह तरह के षड्यंत्र नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ किए जा रहे हैं, पूरा देश और सभी समाज, ओबीसी समाज, एसटी समाज, एसटी समाज, जनरल समाज, सब लोग आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पीछे खड़े हैं। विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए हम सब लोग पूर्णतः समर्पित हैं और सब लोग मिलकर के छत्तीसगढ़ को हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारा छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है उसको हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। वो भारतीय जनता पार्टी का प्राण तत्व संगठन है। संगठन के कार्यक्रम लगातार पूरे देश भर में हमारे चलते रहते हैं। ओबीसी मोर्चा विभिन्न मोर्चा के बीच में एक महत्वपूर्ण मोर्चा है और उसके संगठन की इस तरह कार्यक्रम हमारे चलते रहते हैं। आप लोगों को लगता है कि नया कार्यक्रम, ऐसा नहीं है। लगातार सतत संगठन का काम चलता रहता है और ये संगठन के इस तरह के लगातार के जो प्रयास होते हैं, उसी कारण भारतीय जनता पार्टी आज देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी। और पिछड़ा वर्ग का ऑर्गेनाइजेशन हमारा जो दूर संभाग का है, जिसके प्रदेश के अध्यक्ष अशोक साहू जी हैं, और ये पूरा आयोजन जिसमें आज दिख रहा था कि जितनी क्षमता 1400 चेयर जितना लगाए थे, उससे बाहर ही उतने लोग खड़े दिख रहे थे और उपस्थिति भी डिप्टी सीएम से लेकर मंत्रीगण, विधायकगण और सारे सीनियर जनप्रतिनिधि भी आए थे। मूल उद्देश्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और कार्यक्रम और योजना, मोदी जी के 12 साल की यात्रा, उस यात्रा को आगे बढ़ाने का काम ये जो कार्यकर्ता आज बैठे थे, उनके ही बदौलत लगातार
तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनी और इसको जो योजनाएं हैं उसका धरती पर क्रियान्वयन और जो हम कर रहे हैं, कम से कम जिन योजनाओं का क्रियान्वयन धरातल पे हो रहा है मोदी जी का, उसको लोगों तक पहुंचाना, जो हमारे विष्णुदेव साहब मुख्यमंत्री की हैसियत से कर रहे हैं उस योजनाओं को नीचे तक ले जाना, उन योजनाओं के बारे में जानकारी सबको है। याद दिला रहे थे कि इन योजनाओं को जितनी मजबूती से जनता के बीच रखेंगे, सरकार की योजनाओं का लाभ भी मिलेगा। और ये निश्चित रूप से संगठन का एक बड़ा आयोजन था। पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ। डॉक्टर साहब, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा देने के बाद कहा मैं स्ट्रीट फाइटर हूँ, ऐसी एक्टिविस्ट नहीं हूँ। देखिए, एक प्रकार से सरकार के यदि कोई मुखिया मंत्री होता है या मुखिया होता है और यदि उसके कार्यकाल में कोई घटनाएं होती हैं तो ब्यूरोक्रेसी और उसके साथ साथ उसके संचालन के लिए कई लेयर की अलग अलग एजेंसी काम करती है। जैसे जीरम हुआ, मैं एक एग्जांपल अपने ऊपर देता हूँ, तो मुझ पर आरोप लगे और उस समय केंद्र स्तर के ये नेता सब आए थे दिल्ली के जो आज शीर्ष पद में हैं, तो मुझसे पूछे कि क्या करेंगे। मैं कहा दिल्ली में नरसंहार हुआ था सिखों पर, तो क्या वो सरकार गई थी? घटनाओं से सरकार नहीं जाती या मंत्री को नहीं हटना पड़ता, मगर नैतिकता के नाते उन्होंने पद से इस्तीफा दिया है, एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। अच्छी बात है। मोदी जी ने कहा है कि जहाँ भी कमियाँ हैं, लीकेजेस हैं और जहाँ भी। भिलाई से सीनू संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। दिल्ली पब्लिक स्कूल भिलाई में आयोजित सीबीएसई दूरस्थ पूर्व क्षेत्रीय तैराकी प्रतियोगिता 2026-27 का 3 दिवसीय आयोजन भव्य समापन के साथ संपन्न हुआ। प्रतियोगिता में 201 विद्यालयों के 748 तैराकों ने 120 स्पर्धाओं में हिस्सा लिया। शानदार प्रदर्शन के दौरान साउथ पॉइंट हाई स्कूल कोलकाता को ओवरऑल चैंपियन घोषित किया गया। समापन समारोह के मुख्य अतिथि तुषार कांत रहे। विशिष्ट अतिथियों में जगदीश बर्मन, गोपाल खंडेलवाल, परमिंदर सिंह, गोपी संतोष, दीपक गुप्ता और चारू जैन उपस्थित रहे। प्रभारी प्राचार्य अमजद हसन जानी ने आयोजन की सफलता का श्रेय सीबीएसई प्रतिभागियों और विद्यालय परिवार को दिया। 3 दिनों तक चली इस प्रतियोगिता में विभिन्न आयु वर्गों के उत्कृष्ट तैराकों को सम्मानित किया गया। आयोजन ने खेल प्रतिभा, अनुशासन और खेल भावना का संदेश देते हुए राष्ट्रीय स्तर के सफल आयोजन के रूप में अपनी पहचान बनाई। ये कंपटीशन में 3 कैटेगरी के बच्चे पार्टिसिपेट किए थे, अंडर 11, अंडर 14, अंडर 17। और ये जो बच्चे अभी इसमें जो इंडिविजुअल जो गोल्ड मेडल लेके आए हैं, उसमें फर्स्ट एंड सेकंड सिल्वर मेडल एंड गोल्ड मेडल दोनों नेशनल के लिए क्वालिफाई हुए हैं। और जो टीम इवेंट्स में है, वो जो फर्स्ट आया है गोल्ड मेडल, वो अपने नेशनल के लिए क्वालिफाई किया है। और एज ए ऑब्जर्वर मैंने लास्ट 3 डेज से 4 डेज से मैं यहीं पर था। मैंने देखा कि सीबीएसई में इतना अच्छा लॉजिंग और बोर्डिंग, स्पेशली फूडिंग की मैं बात करूं, बच्चों का ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर बहुत ही अच्छे लेवल का मिला है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे दूसरे स्कूल वाले भी ऐसे ही अरेंजमेंट करें बच्चों को रहने का, खाने का, तो बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा। जीते हुए बच्चों को क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, किस स्तर पे वो खेल सकते हैं? अभी जितने भी मेडल विनर हैं, ये सारे बच्चे भी नेशनल लेवल के लिए क्वालिफाई किए हैं। आगामी समय में इनका नेशनल जो होगा वहाँ पर सारे बच्चे क्वालिफाई करेंगे। आपका परिचय? दीपक कुमार गुप्ता, मैं कृष्णा पब्लिक स्कूल में पीजीटी फिजिकल एजुकेशन टीचर हूँ और मैंने एज ए ऑब्जर्वर यहाँ पर पिछले 4 डेज से मैं यहाँ पर हूँ। सर, एक मेगा इवेंट है यहाँ पर, सीबीएसई फॉर ईस्ट जोन स्विमिंग 2026 का था, जिसमें डिफरेंट जोन के छत्तीसगढ़, आसाम, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और फॉर ईस्ट, यहाँ से सीबीएसई के 201 स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें 735 पार्टिसिपेंट्स थे जिन्होंने स्विमिंग के डिफरेंट इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया। टीम और कोचेस 299 थे। और हमारा इवेंट जो स्टार्ट हुआ वो 3 दिवसीय था। 26 से स्टार्ट हुआ, 26, 27, 28, और इसमें बहुत ही उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा। और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा ये एप्रिशिएट करते हैं और कहते हैं कि खेल भावना होनी चाहिए। यहाँ से जो भी बच्चे जीत के जा रहे हैं या जिन्होंने मेडल नहीं लिया है, मैं श्योर हूँ कि यहाँ से उन्होंने मैसेज लिया है फ्रेंडशिप का,
मसल्स पावर का, स्पोर्ट्स का, आपस में दोस्ती का और पढ़ाई के अलावा खेल बहुत जरूरी है। इस खेल से उनकी सेहत बहुत अच्छी होगी, मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। और इतने बड़े पैमाने पर सीबीएसई रायपुर आने के बाद ये हमने कंडक्ट किया है। वैसे हमारे बहुत सारे आयोजन हमने कर चुका है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर हमने किया है और बहुत सुचारू रूप से हुआ है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। हम धन्यवाद देते हैं छत्तीसगढ़ स्विमिंग एसोसिएशन के, जो यहाँ पर आए और उन्होंने कार्यक्रम को बहुत अच्छे तरीके से किया। रिकॉर्ड इवेंट को प्रिसाइज रिकॉर्ड करना और सारी चीज़ों को सुचारू रूप से चलाने के लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। स्कूल मैनेजमेंट, बीएसपी मैनेजमेंट का भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने सहयोग किया। उनके बिना सहयोग के ये कार्य पॉसिबल नहीं था, संभव नहीं था। आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। अमजद हसन जुंजानी, डेली पब्लिक स्कूल भिलाई, प्रिंसिपल इंचार्ज। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। इंदौर में 94.3 MYFM ने आयशर के सहयोग से इंदौर में भारत की पहली ट्रैफिक बस लाइब्रेरी की शुरुआत की। पलासिया चौराहे पर शुरू हुई इस अनूठी पहल का उद्देश्य लोगों को पुस्तकों के माध्यम से ट्रैफिक नियमों और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करना है। इस अभियान को इंदौर नगर निगम और इंदौर पुलिस का भी सहयोग प्राप्त हुआ। कार्यक्रम में डीसीपी क्राइम एवं ट्रैफिक राजेंद्र त्रिपाठी, डीसीपी सुनील मेहता सहित कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। वहीं रिबॉन बाइकर, रॉयल एनफील्ड, ट्राइब कम्युनिटी, मस्केटर्स राइडर्स और महू राइडर्स क्लब एसोसिएशन के सदस्यों ने भी हिस्सा लेकर जिम्मेदार यातायात व्यवहार का संदेश दिया। आयोजकों के अनुसार ये ट्रैफिक बस लाइब्रेरी सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने और लोगों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी सरल एवं रोचक तरीके से उपलब्ध कराने की दिशा में एक अभिनव पहल है। ये आयशर से मिलकर माय एफएम ने ट्रैफिक देखता है इसको लेकर एक मतलब बस यहाँ पर लाइब्रेरी की शुरुआत की है। चूँकि आपका भी एक बहुत बड़ा बाइकर्स का वो है और समय समय पर ट्रैफिक को लेकर जागरूक करते हैं, क्या कहेंगे? हाय, मैं सोहिल पटेल, रीबॉर्न बाइकर से। मैं और कुछ और अन्य राइडिंग कम्युनिटी के साथ मिल करके हमने इस बार इस अभियान में बढ़ चढ़ के जो है भाग लिया है, जहाँ पे हम और हमारी कम्युनिटीज़ जो है ये मैसेज पहुँचा रही है यूथ तक और बाकी सारे आम नागरिकों तक कि आपको ट्रैफिक का जो है पालन करना चाहिए, नियमों का, और आपको उसे आगे सहयोग करते हुए सब जगह पर ये अवेयरनेस के साथ मैसेज आगे बढ़ाते रहना चाहिए। बाइकर्स आपका क्या एक संगठन है बाइकर्सों का, तो पिछले कई वर्षों से आप ट्रैफिक को लेकर जागरूक कर रहे हैं। यहाँ आप जो देख रहे हैं ना, हम लोग इंदौर के काफ़ी लोग हमें जानते होंगे, जो लोग हमें फॉलो करते हैं उन्हें पता है कि हम लोग इस तरीके की सब एक्टिविटीज़ में बहुत बढ़ चढ़ के आगे रहते हैं। और मैं यहाँ पे शुक्रिया अदा करना चाहूँगा टीम माय एफएम का और आयशर का, जिन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव लेते हुए इतना अच्छा मैसेज जो है वो सोसाइटी में प्रमोट किया और उसके लिए उन्होंने हम लोगों को साथ में लेकर के उन्होंने ये इनिशिएटिव आगे बढ़ाया। ट्रैफिक को लेकर इंदौर की जनता से क्या अपील करना चाहिए? मैं बस यही अपील करना चाहूँगा कि अगर यातायात के नियम आप लोगों की सुरक्षा के लिए आप उनका पालन करें और आप एक अच्छा मैसेज इंदौर में, जैसे स्वच्छता जो है एक अपने आप में एक बहुत अच्छा उदाहरण है, इसी तरीके से आप यातायात में भी आगे बढ़ चढ़ के इंदौर का नाम जो है रोशन कर। बताएं आज यहाँ पर। जी नमस्कार इंदौर, मेरा नाम आरजे साक्षी है 94.3 माय एफएम से। एंड एक छोटी सी एक बहुत इम्पैक्टफुल कोशिश माय एफएम और आयशर पिछले बहुत सालों से करते हुए आ रहा है। आप देखेंगे अलग अलग चौराहे पर हम अपना इनिशिएटिव लेकर आते हैं, माय एफएम देखता है आयशर के साथ में। एंड इस बार भी हम ये लेकर आए थे, लेकिन हमने इसमें एक ट्विस्ट ऐड किया था और बहुत एक प्रॉमिस लिया था इंदौर शहर से, हमारे अपने शहर से, कि हम इस बार माय एफएम के ज़रिए, आयशर के ज़रिए एक सौगात देंगे। और वो सौगात मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये इंडिया की पहली बस ट्रैफिक लाइब्रेरी है। एक ऐसी जगह जहां पर इंदौर शहर का यूथ स्पेशली आ सकता है, पीसफुल एनवायरनमेंट के साथ में अच्छी किताबें पढ़ सकता है। हमारी कोशिश यही है कि शहर के ट्रैफिक को थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्मूथ बनाएं, उससे रिलेटेड तमाम जानकारी, ट्रैफिक से रिलेटेड जानकारी आपको यहाँ पर आके मिलेगी। इसी के साथ साथ बड़ी कमाल की एजुकेशन से रिलेटेड किताबें हमने यहाँ पर रखी हैं। आप आकर इनका नॉलेज ले सकते हैं, बैठ कर आराम से अपना टाइम जो है वो यहाँ पर बिता सकते हैं। आयशर से मिलकर माय एफएम ने एक जो बड़ा धमाका किया है, मैं एक और चीज़ इसमें
इसमें ऐड करना चाहूँगा कि इसको एक जगह रखने के बजाय जैसे अलग अलग मुंह होती तो जी 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 नहीं सर, ऐसा है कि हम क्योंकि बात जब इंदौर शहर के ट्रैफिक की ही कर रहे हैं तो हमने ये सोचा कि ट्रैफिक को एक्स्ट्रा स्मूथ हम ही लोगों से बनाएंगे, हम ही बनाएंगे, तब ज़्यादा बेहतर रहेगा। हमारे शहर में ऑलरेडी इतनी सारी मूविंग गाड़ियाँ हैं, मुझे ऐसा लगता है कोई एक स्पेस ऐसी भी होनी चाहिए जो कि एक सौगात ऐसी हो कि जहाँ पर आराम से आदमी बैठकर और अपना पूरा समय जो है बिता सके। तो इसीलिए हमने ये एक बस जिसे स्टेबल यहाँ पे किया है, जिसमें एक बहुत बड़ा योगदान रहा है इंदौर ट्रैफिक पुलिस का। लगातार इस पहल को सपोर्ट किया है इंदौर ट्रैफिक पुलिस ने, हमारे इंदौर की नगर निगम ने, जो ऑलमोस्ट हर एक चीज़ में इंदौर शहर के साथ है, वो कोई भी हिस्ट्री क्रिएट करने की बारी हो। देखा गया है कि अगर यहाँ इंदौर शहर में पलासिया से की शुरुआत हुई है, क्या माई एफएम अलग अलग मतलब क्षेत्रों में ये सौगात देने चाहिए? बिल्कुल सर, हम अलग अलग जगहों पर ये सौगात लाने की कोशिश करेंगे। अभी हम एक स्क्वायर से इसकी शुरुआत करके देख रहे हैं। हमारा जो इनिशिएटिव है माई एफएम देखता है, वो हमेशा अलग अलग स्क्वायर्स पर ही होता है। जैसे पिछली दफ़ा हमने किया था पलासिया पर, उससे पहले हमने जो हमारा वाव स्क्वायर है वहाँ पर हमने किया था, रसोमा पे किया था। सो अलग अलग जगह पर इंदौर के अलग अलग ऐसे चौराहे बेसिकली जहाँ पर एक्सीडेंट के चांसेस 100% होते हैं, हम वहाँ पर लोगों को इसकी समझावट देते हैं। सर बताएं, जो एक माई एफएम मतलब देखता है और आयशर के द्वारा एक मुहिम, आयशर और माई एफएम के पहल से आज ट्रैफिक नियमों के सुचारू संचालन में जो सबसे ज़्यादा उपयोगी है ट्रैफिक का ज्ञान होना, उसके लिए एक पहल की गई है और बस के अंदर, मूविंग बस के अंदर ट्रैफिक की किताबें रखी गई हैं। ये खास तौर पर बहुत उपयोगी सिद्ध होगी हमारे ट्रैफिक को सुचारू करने के लिए। इसमें तरह तरह के सिग्नल के संबंध में और ट्रैफिक नियमों के संबंध में किताबों में बताया गया है। निश्चित रूप से मैं चाहता हूं कि महानगर के बच्चे बड़े सभी लोग इसका अध्ययन करें और इसके अध्ययन करने पर निश्चित रूप से ट्रैफिक नियमों का लोगों का ज्ञान होगा और उस ज्ञान का परिणाम ये होगा कि हमारे यहाँ जो रैश ड्राइविंग होती है, जो ड्रिंक एंड ड्राइविंग होती है, मोबाइल में बात करते करते जो ड्राइविंग होती है, वो सब कितना गलत है और वो लोगों की सुरक्षा में कितना खतरा पैदा कर सकता है, इसके बारे में उनको ज्ञान है। पहले से बेस्ट होने लगा है, ट्रैफिक को लेकर काफ़ी जागरूकता आई है और माई एफएम देखता है, इसमें भी एक पहल हुई है और ये माई एफएम का कहना है कि वो इस तरीके की पहल अन्य चौराहों पे भी मतलब वो लाइब्रेरी के माध्यम से करेंगे। हमने बात करी है माई एफएम के लोगों से और उनको ये एडवाइस दिया है कि इस तरह की जो बस है इसको अन्यत्र स्थानों पर भी खड़ा किया जाए, क्योंकि यहाँ पर महानगर के पूरी जनता एक जगह पे आकर के देखना संभव नहीं है, काफ़ी बड़ा है, 35 लाख लोगों का शहर है, तो इसलिए इसको अलग अलग चौराहों पर दिन प्रतिदिन खड़ा करें ताकि इसका सदुपयोग अन्य लोग भी वहाँ के ले सकें। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता एमएल शाह की रिपोर्ट। कबीरधाम जिले को नया पुलिस नेतृत्व मिल गया है। आईपीएस अधिकारी जितेंद्र कुमार यादव ने पुलिस अधीक्षक एसपी के रूप में विधिवत कार्यभार ग्रहण किया। इससे पहले वे बीजापुर के पुलिस अधीक्षक के पद पर कार्यरत थे। एसपी कार्यालय पहुंचने पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया। पदभार संभालने के बाद उन्होंने पुलिस कार्यालय, सिटी कोतवाली, साइबर सेल, नक्सल सेल और कंट्रोल रूम का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता आमजन को त्वरित, संवेदनशील और गुणवत्तापूर्ण पुलिस सेवा देना, कानून व्यवस्था को मजबूत करना, महिला एवं बाल सुरक्षा, साइबर अपराधों पर नियंत्रण और सामुदायिक पुलिसिंग को बढ़ावा देना होगा। कबीरधाम जिले में आपने ज्वाइनिंग की है, स्वागत है। पहली प्राथमिकता की अगर बात करें तो किस प्रकार की प्राथमिकता होगी, अपराध पर जो है किस प्रकार के लगाम लगाए जाएंगे? देखिए, आज मैंने बीजापुर कबीरधाम में मैंने पदभार ग्रहण किया है और यहाँ आने के बाद में यहाँ की परिस्थिति को मैं समझ रहा हूँ और अभी धीरे धीरे मैं जान रहा हूँ, लेकिन मेरी जो प्राथमिकताएं होंगी उसमें सर्वप्रथम तो जो क्राइम है उस पर जो मेरा अंकुश लगाने का रहेगा और जितना बेहतर हो सके इन्वेस्टिगेशन और बाकी जो मामले हैं, फोरेंसिक के मामले हैं, उस पर और हम लोग और फोकस करते हुए अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर और जो अन्य मुद्दे होते हैं, पुलिस के सेफ्टी के मुद्दे होते हैं, उस पर एक अच्छे फोकस के साथ में कार्य करने की कोशिश करूँगा और ये पुलिसिंग के मामले में और जितना बेहतर हो सकता है हम लोग उसमें बेहतरी करने का प्रयास करेंगे। सर, जो है आपने जो है बीजापुर जैसे नक्सली इलाके में आपने काफ़ी दिनों तक सेवाएँ दी, मैदानी इलाकों में भी आपने सेवाएँ दी, दोनों में जो है बेसिकली फ़र्क अगर बात करें अपराध की और उसको नियंत्रण करने की, किस प्रकार की जो है चुनौतियाँ रहती हैं और उस पर किस तरह से काम होता है? देखिए, जो मैदानी जिले जैसे बालोद में मैंने काम किया, उसके बाद फिर बीजापुर में मैंने काम किया, दोनों में थोड़ा सा बेसिक एक फ़र्क है। जो आप जैसे नक्सल जिलों में जाएंगे तो उनके
एक डिफरेंट तरीके होते हैं काम करने के। उसमें ज़्यादातर हम फोकस ऑपरेशंस पे करते हैं, गिरफ्तारियों पे करते हैं, और उसके अलावा इंट पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है। क्राइम में नो डाउट थोड़ा सा उसी प्रकार के ही काम होते हैं, बट थोड़ा जो फोकस होता है टोटली डिफरेंट होता है। इसमें भी इंट का एक बहुत बड़ा रोल होता है, जिसमें आप जिले में जो विभिन्न जो क्राइम होते हैं या फिर उससे पहले जो प्रिवेंटिव एक्शंस होते हैं उस पर हमारा एक फोकस होता है। लॉ एंड ऑर्डर में भी हमारा इंट काम करता है। थोड़े से डिफरेंस होते हैं, बट बेसिक आपको जो सफाई है वो तो करना ही पड़ता है, चाहे वो क्रिमिनल्स हों या फिर अब नक्सल्स हों। सफाई तो करना पड़ेगा, तभी हम समाज को सुरक्षित रख सकते हैं। तो दोनों में मैंने काम किया, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि मैं एक बेहतर तरीके से मैं काम कर पाऊँ। क्योंकि सर जो है कबीरधाम जिला VIP जिला है और गृह मंत्री का गृह जिला भी है, इसको लेकर जो है किस प्रकार के जो अगर बात करें, कई बार ऐसा होता है ना कि बड़े अधिकारी जो आते हैं अन्य जगह से रहता है कि VIP जिला है और मंत्री भी रहते हैं, तो गृह मंत्री भी हैं, उसको लेकर किस प्रकार का जो है विचार जो है मन में चलता है और किस प्रकार की रणनीति जो है? देखिए, मुझे लगता है कि अगर आप पुलिसिंग जो बेसिक पुलिसिंग होती है उस पर अगर अच्छे फोकस करते हैं, और जो उसके जो नए जो जितने भी तत्वाधान आ रहे हैं, नए जो स्वरूप आ रहे हैं, चाहे वो फोरेंसिक का हो, चाहे साइबर का हो, या फिर अन्य जो जितना डिजिटलाइजेशन हो रहा है, अगर उन चीज़ पे अगर एक प्रोग्रेसिव तरीके से आप काम करते हैं, तो चाहे कोई सा भी जिला हो, चाहे VIP जिला हो, चाहे नॉर्मल जिला भी हो, वो बहुत बेहतर तरीके से चलता है। तो उसमें हम फर्क नहीं करते हैं। नो डाउट यहाँ जैसे जो मामले होंगे VIP जिले होने की वजह से थोड़े ज़्यादा हाईलाइट होते हैं, तो हमारा फोकस बेसिकली पुलिसिंग पे ही होगा, प्रॉपर जो पुलिसिंग होती है उस पर होगा, और हम कोशिश करेंगे कि उसको एक बेहतर तरीके से हम कर पाएँ। हमारा जो कंट्रोल हो, हमारा जो क्रिमिनल्स के ऊपर जो हमारा जो दबाव हो ज़्यादा हो, अच्छे तरीके से प्रभावी तरीके से हो। प्रिवेंटिव एक्शन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, ताकि हम प्रिवेंट कर सकें, कोई भी घटना घटने से पहले उसको प्रिवेंट कर सकें, और अगर कोई घटना घट जाती है तो उसके बाद उसका इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हो, ताकि जो दोषी व्यक्ति है, एक्चुअल दोषी व्यक्ति है, वो जेल के अंदर में जाए, और जो निर्दोष हो वो बाहर रहे। तो उस चीज़ पे हम ज़्यादा फोकस रहेगा। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा फर्क नहीं होता है। हम अगर बेहतर तरीके से अगर पुलिसिंग करते हैं तो ये चीज़ें बहुत आसान तरीके से सॉल्व हो जाती हैं। कवर्धा से सी न्यूज़ संवाददाता दीपेश जांगड़े की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।